नमस्कार, मैं अखेड़ा पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज सीवियर सेल ऑफ देखने को मिला। स्पेशली क्यूज वीक थे, तो पहले तो वो वीक क्यूज का इम्पैक्ट था, तो गैप डाउन शुरुआत रही। स्लाइटली रिकवरी मार्केट में लोअर लेवल से आई ज़रूर थी, लेकिन फिर सस्टेनेबल नहीं रही, तो सेकंड हाफ में बिकवाली और गहराई। निफ्टी करीब करीब 250 अंक नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी में करीब 790-800 अंकों के आसपास का फॉल आता हुआ दिखाई पड़ा। लाइकवाइज मतलब 1-1.5% का फॉल फ्रंटलाइन इंडेक्स में, चाहे निफ्टी हो सेंसेक्स हो। मिड कैप इंडेक्स करीब 780 अंक, मोटा मोटा 800 अंकों की बिकवाली वहाँ पर देखने को मिली। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो वहाँ भी 1.5% के आसपास का ड्रॉप था। हालांकि रिकवरी वहाँ हुई, लेकिन रिकवरी इतनी सस्टेनेबल थी नहीं। सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयरों में बिकवाली, निफ्टी बैंक के 12 में से 12 शेयरों में बिकवाली। आज थोड़ी बहुत बाइंग मेटल में थी, थोड़ी बहुत बाइंग आज स्टॉक स्पेसिफिक थी। मतलब एक समय पर रिलायंस में रिकवरी आई, बाद में वो रिकवरी गिव अप हो गई। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक प्रेशर बना रहे थे। Q4 के अच्छे अपडेट, तो सेंको गोल्ड चल गया, वो स्पेशल डिविडेंड पे एस्टर चल गया, या फोर्टिस मलाड चल गया। ऐसे करके न्यूज़ फ्लोज में चल रहे थे स्टॉक अदरवाइज, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन थी वो वीक थी। मल्टीपल रीज़न अगर आप मानना चाहोगे, तो पहला तो एक्चुअल में जो फॉल था वो डाउ से ही शुरू हुआ था। तो डाउ तो पहले ही फ्राइडे को करीब करीब 1.5% 1% के आसपास फॉल दिखाई रहा था। तो वो फॉल मार्केट ने कुछ हद तक इनकैश किया है, मतलब उसी को ही कैरी किया है। फिर बीच में वो इजराइल और ईरान का वॉर जो था वो जो एस्केलेट हुआ, लेकिन बाद में क्योंकि गोल्ड ने उस पर एक रिएक्शन उलट दिया था कि लग रहा था गोल्ड आमतौर पे किसी क्राइसिस में भागता है, लेकिन गोल्ड इस बारी उलट टूट गया था उल्टा। सो जानकार मान रहे थे शायद ये बहुत एस्केलेट हो ना, तो वॉर वाला पार्ट तो इतना एस्केलेट नहीं भी हुआ, लेकिन मार्केट पहले ही डाउ और नैस्डैक को रिएक्ट कर ही रहा था। तो वो एक वजह मान लो जिसकी वजह से बाजार टूटा है। प्लस हीटेड अप मार्केट तो है ही, तो जहाँ भी मौके मिलेंगे वहाँ बाजार में बिकवाली तो आएगी ही। सो ठीक है, बिकवाली चली रही है। स्टॉक स्पेसिफिक में अर्निंग्स का इम्पैक्ट था। टीसीएस में फर्स्ट हाफ में खुला एकदम से तेज, लेकिन बाद में टीसीएस में भी प्रॉफिट टेकिंग हाई लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी। आज के बड़े इवेंट में पहले तो टीसीएस ही था, दूसरा वो हमास और इसराइल की तरफ से कोई बहुत अपडेट आया नहीं, तो वो भी नॉर्मली हो गया, नॉन इवेंट ही रहा। देन मेटल प्राइसेस चल रहे हैं, तो मेटल प्राइसेस का इम्पैक्ट मेटल कंपनीज में था आज। हिंडाल्को, नाल्को, एनएमडीसी सभी तेजी में थे। एक आईएमडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जो अनुमान था कि बढ़िया मानसून का प्रेडिक्शन आएगा, वही आया। 102% के आसपास मानसून प्रेडिक्शन की बातचीत है। अब बाकी जो इवेंट अवेटेड हैं उसमें ये हफ्ता भी ट्रंकेटेड वीक है, तो पहले तो वही पार्ट है। फिर स्लोली एंड स्टेडली एक वो बड़ा टेस्ला के चीफ इंडिया में आएंगे, तो वो एक बड़ा इवेंट होगा। देन अर्निंग सीजन 17 तारीख से फुल फ्लैश शुरू हो जाएगा, सो वो भी आप नज़र रखोगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे इवेंट बढ़ेंगे ही आगे। और मार्केट को लेके ऐसा कोई खास कंसर्न तो नहीं दिख रहा, बट वेट एंड वॉच इज अ प्रेफरेबल थिंग। आप देखो कैसे मार्केट रिएक्ट करता है उसके हिसाब से। और इवेंट बेस्ड या फिर अर्निंग बेस्ड या फिर Q4 अपडेट बेस्ड ऐसे रिएक्शन मार्केट में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ खबरें आ रही हैं, उन खबरों के रिएक्शंस पे मार्केट अब देखते हैं कैसे काम काज करता है। लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट में कहीं फियर तो नहीं दिखाई पड़ रहा। क्रूशियल लेवल था 22,500 जो टूटा है, तो अब अगला सपोर्ट 22,100 22,150 के आसपास आता है। अभी भी 100-150 पॉइंट नीचे वहाँ से यहाँ से। तो अब मानो, अब लेट्स सी हाउ मार्केट प्लेज आउट। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज आपको नज़र रखना ही होगा आपको। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। जो सबसे पहले सवाल मेरे पास आए हैं उनमें, किधर गए सवाल जी? ओके, सबसे पहला सवाल, सवाल किधर चले गए यार आज? ओके, पहला सवाल टीसीएस के नंबर्स। सर देखो, टीसीएस के नंबर्स इन टोटल मिक्स कहेंगे। कुछ चीज़ें तो अच्छी थी, मुनाफा अनुमान से बेटर है, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ अनुमान से थोड़ा सा नीचे है, डॉलर रेवेन्यू अनुमान से बेटर साइड पर है। बहुत तो बड़ा फायरवर्क नहीं है, लेकिन हाँ अनुमान से बेटर साइड पर आप इसे मान के चलोगे। वन, ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ भी इसलिए दो पार्ट हैं। जो मिनिमम डाउनग्रेड है वो करीब करीब 3200 रुपये का है, जो मैक्सिमम डाउनग्रेड अपग्रेड है वो करीब करीब 4700 रुपये का है। सो दोनों तरफ के ही व्यू हैं टीसीएस में, चाहे आप मंदी के व्यू की बात कर लो या तेजी के व्यू की बात कर लो, दोनों तरह के व्यू तो बन ही रहे। सो टीसीएस में अदरवाइज तो ब्रोकरेज हाउसेस मिक्स है। अच्छी चीज़ डिविडेंड, एक और 28 रुपये पर शेयर के आसपास का डिविडेंड यहाँ पे फिर से दिया, यानी इन टोटल इस साल के दौरान ही देख लेंगे तो करीब करीब डिविडेंड के तौर पे 76 रुपये टीसीएस डिविडेंड दे चुका है। सो डिविडेंड स्टोरी ठीक है, कंपनी कंसिस्टेंट है।
थोड़ा बहुत आज फॉल आया, लेकिन बहुत दिन सस्टेन करेगा नहीं, वापस घूम जाना चाहिए। तो इतनी कोई खास कंसर्न नहीं है टीसीएस में, नंबर्स अच्छे ही मान के चलिए आप, फ्लैट टू पॉजिटिव बायस पे उसको आप मान के चलिएगा। हेलो सर, गुड वैल्यूएशन कंपनीज दैट वी कैन ऐड इन दिस फॉल। एक दिन में दीक्षित सर वैल्यूएशन नहीं बदलते हैं किसी भी कंपनी के। आपको जो था परसों फ्राइडे को और आज के फॉल में 1.5% का फॉल है, चाहे निफ्टी हो चाहे मिड कैप हो। 1.5% के फॉल में कितने वैल्यूएशन बदल जाएंगे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो। ऐसा तो कोई बदलाव आएगा नहीं किसी वैल्यूएशन में। और स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर 7-8% टूट गया तो कोई चीज़ 7-8% टूटी है तो वही टूटी जो ऑलरेडी बहुत चली हुई है। इतना वैल्यूएशन को बदलाव नहीं आ जाएगा। रही बात बेटर पोजीशन स्टॉक्स की, तो हैप्पीएस्ट माइंड उस दिन भी था, आज भी है। टीसीएस कोई ख़राबी नहीं है नंबर में। आप मतलब इफ़ इन केस, क्योंकि जहाँ पर एक इवेंट हो गया वहाँ तो आप ऑलरेडी सर्टेन हो कि अब इसका जो भी इवेंट आना है कुछ दिन बाद आना है। जो ऑलरेडी बाय रडार पे थे स्नोमैन टाइप, वो ऑलरेडी बाय रडार पर है और आपके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ा देते हैं। इस तरह से आप काम कर सकते हो उनमें, लेकिन एक दिन के अंदर कोई फंडामेंटल बदलाव नहीं होता। Okay, I put all my money in Adani Enterprise if current governments win. Mishra sir, sorry, I don't have any political view on any particular government. One, I am very weak in politics, so मेरे लिए वो टॉपिक ही मेरा नहीं, इसलिए मैं बोल नहीं सकता उस पर। रही बात putting all your money on Adani Enterprises, I'll always say never put all your money in any of the company, be it whatever, be it best even. अगर वो देश की सबसे बड़ी कंपनियां भी क्यों ना हो तो भी आप उनमें अपना पूरा पैसा नहीं लगा सकते। आपको अगर पूरा पैसा लगाना तो निफ्टी ईटीएफ में लगाइए, सिंपल। वहाँ पर आप एक बार को पूरा पैसा लगा सकते हैं, बट दैट टू इन अ फेज वे, एसआईपी वे में। लेकिन मतलब अगर आप रैशनल होके ऐसे कॉल ले रहे हो तो ये आप ही नहीं हो अकेले लेने वाले, से बहुत लोग होंगे। और व्हाट यू कैन सी एवरीबडी कैन सी, तो हर चीज़ पब्लिक डोमेन में इस समय। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अनोखा आपको दिखेगा जो इलेक्शन के बाद होने वाला है। कंपनी स्पेसिफिक हो, ग्रुप स्पेसिफिक हो, अगर आपको लगता है कि एक सरकार के जीतने पर से किसी एक ग्रुप का बड़ा इम्पैक्ट आएगा तो यू कैन डू इट, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी होनी नहीं चाहिए। ऐसा अगर आप करना चाह रहे हो तो बेटर इज़ टू गो विद निफ्टी ईटीएफ 1, अगर आप निफ्टी को ही प्ले करना चाहते हो। एंड दैट टू आप एक बार के बेट नहीं करो, एसआईपी वे में बेट करो तो ज़्यादा ईजी एंड कन्वीनियंट रहेगा। और रही बात एक गवर्नमेंट के आने से क्या होगा क्या नहीं होगा, सो आई एम नॉट द राइट मैन फॉर दिस। किसकी गवर्नमेंट आएगी, कौन सी गवर्नमेंट आएगी, कितनी सीट्स बनेंगी, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, उसके लिए माफ़ी। ओके सर, व्यू ऑन स्नोमैन, कैन वी ऐड मोर एट सीएमपी। पुनीत सर देखो, स्नोमैन के केस में चीज़ें एक ही ट्रिगर है और वो ट्रिगर आज भी पूरी तरह वायबल है। प्रमोटर की बाय हो रही है, 54 रुपये से हो रही है, 73 रुपये तक हुई है। शेयर 73 तक ही था लास्ट जो फॉल आया उसमें, और आज एक दिन में 5-6% टूट गया। आपके लिए 54 स्टॉप लॉस था, 54 स्टॉप लॉस, 59 654 वट एवर सूट्स यू वेल, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और अभी भी आप लॉन्ग लेना चाहो तो ले सकते हो, बट आपका स्टॉप लॉस 59 एंड 54 ही मेंटेन रहेगा। प्रमोटर अगर 73 तक बाय कर सकता है तो फिर वो एक्टिवली बाय करेगा। इफ़ इन केस अगर और शेयर फॉल होता है तो आपको हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रमोटर ही दे देगा, क्योंकि जब फॉल नीचे आया है तब तक प्रमोटर बाय कर रहा है। अगर प्रमोटर बाय कर ही रहा है कंटिन्यूसली तो आपको ऑलरेडी मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है उसने। 54 एंड 59 आपका स्टॉप लॉस एंड पोजीशन वुड रिमेन लॉन्ग। ओके, टाटा केमिकल, गुरविंदर जी, अभी मैं एक पेपर ही पढ़ रहा था ये इकोनॉमिक टाइम्स वाला, तो उसमें भी एक सबसे सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में एक बैंक ऑफ इंडिया का नाम था, एक टाटा केमिकल का नाम था उसी में, क्योंकि प्राइवेट में सबसे सस्ता केमिकल स्टॉक है ही वही। तो इफ़ इन केस आप के पास है तो आप आराम से होल्ड करो वन, क्योंकि टाटा केमिकल के केस में धंधे का वैल्यू तो अपनी जगह है, इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिस्टेड कंपनियों में ही करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास है। 1,000 रुपये की बुक वैल्यू जो बैठती मोटा मोटा। 1,000 रुपये की बुक वैल्यू, उसके जितना नीचे जाएगा उतना वैसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको मिलता जाएगा, और बाकी बिजनेस की वैल्यू अपनी जगह है। ये तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कंपनी के अंदर है, तो इन दोनों चीज़ों को आधार मान के आप रह सकते हो, इसीलिए वो वैल्यूएशन में सबसे सस्ता है। 17 के मल्टीपल पे या 18 के मल्टीपल पे काम काज कर रहा है, और टाटा ग्रुप के सबसे सस्ते स्टॉक्स में से एक है। दूसरा टाटा मोटर बोलते हैं, लेकिन टाटा मोटर के केस में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत वॉलेटाइल है, किसी साल आती किसी साल नहीं आती है। इसलिए टीटीएम पे लोग उसको 18 का मल्टीपल मान के चल रहे हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट लुकिंग में देखें या अभी के नंबर्स में देखें तो टाटा केमिकल इज द चीपेस्ट वन इन केमिकल एंड इन टाटा ग्रुप एज वेल। आप देखना चाहो देख सकते हो, अदरवाइज। सुमित जी, नाउ विच इज गुड टू ऐड, पतंजलि, डाबर, मान्यवर, रेड गेन। त्यागी सर, पतंजलि का एक बड़ा ट्रिगर
अब तक आया नहीं था। वो 1800 रुपये की जो बातचीत थी मार्केट में वो यही थी कि जैसे ही इसमें इंटीग्रेशन आएगा ये 1800 हो जाएगा। 1800 तो नहीं हुआ, 1760 होके घूम गया नीचे। वो जैसी बस बनी थी उसमें तो वो बड़ी तेज़ी दिखा के नीचे आया हुआ है। सो रिस्की बेट तो यही दिख रहा है। बाकी एक बार को डाबर इज़ अ गुड स्टॉक, अदरवाइज लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप इसे अदरवाइज रख सकते हो। देन कम्स मान्यवर केस में भी स्टेबल तो हो ही रहा है, एंड रेट गेन भी। सर देखो इन टोटल चारों के चारों ना आर नॉट द राइट बेट फॉर दिस टाइम। अगर जब मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो आप दो ही तरह की चीज़ें उठाते हो, या तो बेस्ट स्टॉक्स या बेस्ट वैल्यू। ना भी बेस्ट स्टॉक में इनका कहीं नाम आता है, ना बेस्ट वैल्यू में इनके नाम कहीं आते हैं। सो आप इसलिए अभी थोड़ा समय दे दो और अच्छा नाम मिल जाए शायद नीचे आपको, उनको ले लो। बट फिर भी आप थोड़ा रिस्क ही लेना चाह रहे हो, देन पतंजलि एंड मान्यवर सीम्स बेटर। How compounding works in stock market: if money doubles in 4 year, then next 4 year in 8 times। देखो मिश्रा सर, देखो इतना मेरे को क्योंकि ये तो पूरा एक फॉर्मूला है, आप गूगल कर लो CAGR का फॉर्मूला आपको वैसे ही मिल जाएगा। वो बहुत बड़ी कोई गणित नहीं है इसके अंदर। उसमें आप अपना पुरानी पूंजी डाल दो, नई पूंजी डाल दो, 12% डाल दो, अपने आप आ जाएगा रिटर्न। अब 12% का नंबर कहाँ से आता है? पिछले 20 साल या 30 साल के नंबर तो मैंने खुद ही पढ़े हैं। सो 30 साल में जो एवरेज रिटर्न निफ्टी का है वो करीब 13.4% के आसपास बैठता है। मिड कैप का भी शायद ये 14% के आसपास, और स्मॉल कैप भी 14% के आसपास। मतलब मोटा मोटा 12 से 15 के बीच में तीनों के रिटर्न आते हैं। सो 12 से 15 के बीच में आते हैं तो एवरेज कहीं 12.5 या मान लो 13.5 के आसपास एवरेज बैठेगा। तो 13.5% का एवरेज लगा के आप चल लो। मैं और उसको 1.5% घटा के 12 कर देता हूँ, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड आमतौर पर 12% देते हैं। सो 12% की CAGR से इक्विटी ग्रो करता है। गोल्ड इज़ ऑलवेज 9%, बारिंग लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले 5 साल या 10 साल में गोल्ड ने इक्विटी को बीट किया है, लेकिन फिर भी गोल्ड का रिटर्न 10% 12% है पिछले 10 साल की CAGR में। सो गोल्ड का 10% 11% CAGR मान लो, तो आप एवरेज में अगर अपने दोनों एसेट क्लास को भी लेकर चलोगे या मल्टी कैप एसेट, मल्टी एसेट फंड को भी लेकर चलोगे, तो रिटर्न आपका 11-12% ही आना चाहिए मोटा मोटा। तो उस रिटर्न के हिसाब से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को चेक करना होता है साल का। अब सबको लगे कि मैं इधर से टॉप पे बेचूंगा, बॉटम पे खरीदूंगा, फिर टॉप पे बेचूंगा, फिर बॉटम पे खरीदूंगा, ऐसे टाइप की अगर आपकी रणनीति है तो ये तो सिर्फ आप ही कर सकते हो, और तो कोई कर नहीं सकता। और आप वरना कुछ नहीं करोगे, किसी अच्छे क्वालिटी के इंडेक्स में लेके बैठ जाओगे तो 12% तो वैसे ही बाजार दे देता है। और ज़्यादा भागा दौड़ी करोगे तो 15-17% निकाल लोगे, और बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी कर लोगे तो फिर शायद 20 आ जाए, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क इज़ वेरी हाई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज़ वेरी हाई। सो सिचुएशंस आपके ऊपर है, लेकिन आमतौर पे 12% की CAGR से एसेट ग्रो करते हैं। अब रेस्ट कैसे वर्क करेगा ये आप CAGR के फॉर्मूला में डाल दो, वहाँ ज़्यादा बेटर समझ जाओगे। इसको यहाँ समझाने की बजाय मैं कुछ और सवाल ले लूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। और डेल्टा कॉर्प में 30% लॉस है, टाटा इन्वेस्टमेंट फ्रेश एंट्री। टाटा इन्वेस्टमेंट तो लक्ष्मण जी आप फ्रेश एंट्री कर सकते हो, उसमें इतना रिस्क नहीं है। 850 आपके लिए जोन होगा जहाँ पे बेस्ट बाय आप कर सकते हो उसको। सो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन यहाँ से शुरू हो सकता है उसमें। रही बात डेल्टा कॉर्प में, डेल्टा कॉर्प सर उस जोन में आता है जिस जोन में जी एंटरटेनमेंट आता है। कई सालों से वहीं खड़ा है। वेल्थ क्रिएशन हुई है इसके अंदर, लेकिन द स्केल ऑफ वेल्थ क्रिएशन जो हो सकती थी वो हुई नहीं है। कुछ साल में इसमें स्टोरी आती थी इसी की, फिर वहीं फिजल आउट हो जाता है, फिर कुछ साल में चलता है, फिर फिजल आउट हो जाता है। सो ये वो जी एंटरटेनमेंट वाले स्टॉक हैं जिनको पिछले 17-18 साल से कहीं नहीं गए, वहीं के वहीं खड़े हैं। सो आम तौर पे से भी किसी से मेरी परसों वीकेंड में बात हो रही थी एक बड़े जानकार से, तो यही कह रहे थे कि HDFC ऐसे 50 मंथ मूविंग एवरेज पे आ गया था, 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, जो 1380 था। 50 मंथ का एवरेज है वो, तो आप खुद ही सोच लो कि करीब 3.5-4 साल का एवरेज है। उस एवरेज से तो स्टॉक को घूमना ही था, वो घूम गया और घूम के चल भी गया, 300-400 रुपये चल गया। लेकिन अच्छी क्वालिटी के एसेट में आप उस लेवल पे अगर पैसा डालते हो बड़ी क्वांटिटी में, तो आप पैसा बना भी लेते हो, लेकिन अच्छी क्वालिटी। अगेन अब ये जी एंटरटेनमेंट में एप्लीकेबल नहीं है, क्वालिटी की इशू यहाँ नहीं है, यहाँ इशू है कि वहाँ इश्यूज चल ही रहे हैं कुछ ना कुछ। सो इसीलिए जहाँ पे क्लीन सिचुएशन है, सिर्फ नंबर्स अच्छे हैं, क्योंकि HDFC बैंक के केस में नंबर्स हमेशा से अच्छे हैं, भाव नीचे आ गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ऐसे जहाँ नंबर्स अच्छे हैं और वो स्टॉक नीचे कहीं करेक्शन नहीं मिल रहा, तो फिर भी आप एक बार कोई कॉल ले सकते हो। लेकिन जहाँ नंबर भी खराब है और बाकी मैनेजमेंट इश्यूज भी चल रहे हैं और उनमें ये स्टॉक नीचे मिल गया, तो आप ये कॉल नहीं ले सकते। सो बहुत पिक एंड चूज करने की ज़रूरत है इस तरह के स्टॉक्स में। लाइकवाइज डेल्टा कॉर्प भी आपको ध्यान रखना होगा।
मार्केट में फॉल कब तक रहेगा? क्या सब कुछ बेचकर कैश में बैठ जाना चाहिए? विकास जी देखो, जब बाजार में तेजी थी, रोज नए हाई बन रहे थे, तब भी मैं एक ही चीज़ बोला था कि थोड़ा थोड़ा कैपिटल निकालते चलो, कैपिटल निकालते चलो उनसे जहां पर आपको मल्टीपल टाइम्स गेन हो रहा है। कैपिटल निकालने की वजह यही थी कि आपके पास कैश होगा। अब या आज जैसे और दिन जब आएंगे तब आपको वही शेयर नीचे मिलेंगे, आप वहां पर एंटर कर सकते हो। रहेगा मार्केट में कब तक फॉल है, आई कैन नॉट से। सर देखो, बारिश तो मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, छाता ज़रूर खोल सकता हूँ। सो वो आपके हाथ में है कि आप मतलब मार्केट के फॉल को देखिए या उसका फ़ायदा उठाइए। मार्केट में फॉल तो होते ही रहेंगे, उसका बेसिक नेचर है उतार और चढ़ाव, तो उसमें तो मेरा जोर नहीं है। तो मेरा जोर जिस चीज़ में है मैं वो आपको कह सकता हूँ कि जहाँ आपको अच्छे दाम पे शेयर मिले वहाँ आप एंटर कर सकते हैं। अभी पहला दिन है, दूसरा दिन है, तो थोड़ा सा और लेट इट सेटल, और जहाँ थोड़ा सा तूफान थमता हुआ दिखाई पड़े वहाँ आप एंटर करो। और ऐसा पैनिक स्टेट नहीं है मार्केट में कुछ भी, और पैनिक स्टेट जैसी फॉल भी नहीं है। 1% का 1.5% का निफ्टी में या मिड कैप में फॉल है, विच इज़ नॉट अ बिग फॉल, क्योंकि मिड कैप और आपको आज वो इंडेक्स में लेवल पे दिख रहा है 700 पॉइंट 800 पॉइंट का मिड कैप फॉल है। शायद कल हेडलाइंस ही बन जाए विप्रो की ऐसी। लेकिन आप ये शायद भूल गए कि डिनोमिनेटर भी बड़ा हो गया है। 1000 या मान लीजिए 5000 पे निफ्टी था और वहाँ पर 500 पॉइंट का फॉल होता तो 10% होता। अब 22,000 का निफ्टी है। अब यहाँ पर अगर 1000 पॉइंट का फॉल भी आ जाएगा निफ्टी के अंदर तो सिचुएशन वैसी बनेगी। सो अभी डिनोमिनेटर भी बड़ा हो गया है, तो आप 1-1.5% के फॉल को इतना बड़ा फॉल मत मान के चलो। ये फॉल आते रहेंगे और भी आएंगे शायद आगे चल के, बट मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएंगे ही, हो सकता है आ जाए, लेकिन उस सिचुएशन के लिए आप तैयार रहो, आपके पास किटी अवेलेबल हो, तेज़ी में पैसा निकालो, मंदी में पैसा डालो, यही एक सही रणनीति होती है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अपनी एसआईपी को होल्ड करो, आराम आराम से नीचे मिलती रहे, एसआईपी का साइज बढ़ाते जाओ, तेज़ी में कम करो, मंदी में ज़्यादा कर दो। ये एक सिचुएशन बनती है आसानी से मार्केट में बने रहने के लिए। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो वैसे भी आपको 1-2 फॉल से कोई फर्क पड़ना नहीं है, कि आप लॉन्ग टर्म में बहुत फॉल आपने देखोगे ऐसे। सो इन्वेस्टर लोगों के लिए वैसे भी इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, ट्रेडर के लिए थोड़ा बहुत कंसर्न है, तो उनके लिए आप स्टॉप लॉस को फॉलो करो, बेस्ट है। चलो सर, अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही, लेकिन थोड़ी बार फिर मिलता हूँ 5:30 बजे के अराउंड। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे पेजेस पे जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। बाकी जो सवाल बच गए हैं उनको 5:30 बजे फिर से डील करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।